मैं टीचिंग तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, और जिस साल मैंने टीचिंग की नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो कोर्सेज पुराने वाले जो 1 करोड़ मैंने कमाया है। इंग्लिश भी इतनी हालांकि वीक थी। अब आप खुद देखो कि मेरे 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स है यूडीमी पे, उसमें से 40% यूएसए के, दूसरे नंबर पे अमेरिका में लोगों को पढ़ा रहे हैं आज, और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे यूके है, चौथे नंबर पे कनाडा है, 5वें नंबर पे रशिया है। तो अब ये आप बताओ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती, उनको कैसे समझ आ रही है बात है। लेकिन ये कहने का मकसद है कि आपकी इंग्लिश बहुत कोई अच्छी नहीं है, और आप एक बिरयानी वाले थे। हाँ। और उस बिरयानी वाले से अब आप टीचर बन गए और अब आपसे अंग्रेज पढ़ रहा है। अंग्रेज पढ़ रहे, और अंग्रेज जो फीडबैक दे रहे हैं अंग्रेज, उसको मैं देख के वो हैरत हो जाती है। दिस इज द बेस्ट कोर्स आई हैव एवर सीन ऑन यूडीमी और ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक बिरयानी वाले साहब आए हैं जो कि करोड़पति बन गए हैं अब। और अब वो एक प्रोग्राम आप देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो वली बनेंगे करोड़पति, और कैसे बने उसकी कहानी हम सुनेंगे कि आप उस कहानी से कैसे इंस्पायर हों। और ये मैसेज किसी ने अगर भेजा ना कि मुझे कुछ उधार देते हैं, तो मैं उसको पर्सनली पिटाई कर दूँगा। इस तरह के मैसेजेस नहीं जाने चाहिए वली के पास, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम ये सीखें कि वली के मुश्किलात क्या क्या आईं, उन मुश्किलात को हर पाकिस्तानी से फेस करता है, और उन मुश्किलात से फांदना कैसे है, उनको क्रॉस कैसे करना है, और हलाल तरीक़े से, जायज़ तरीक़े से अपने ऊपर काम करके, ना कि गवर्नमेंट को ब्लेम करके, ख़ुद ब खुद किस तरीक़े से इन सीढ़ियों को चढ़ना है। वेलकम वली। थैंक यू वेरी मच। वली, आप मुझे सुना रहे थे कि अपनी कहानी, आपने बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा कल परसों में। अब उस कहानी को उर्दू में हमारे सुनने वालों को, बचपन से कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसे घर में पैदा हुए, ये बिरयानी वाले कैसे बन गए, फिर मोबाइल वाले से कैसे बन गए, उसकी कहानी सुना। बिल्कुल, पहले तो शुक्रिया आपका बहुत कि आपने मुझे इनवाइट किया। हमारे हीरो हैं, तो मैं हीरो को तो मेरी खुद बहुत फ़ख्र की ज़्यादा बात है। शुक्रिया। आप खुद जो है बहुत बड़ी हीरो हैं, और आप मेरे लिए और सबके लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन फिर भी मैं अपनी जो स्टोरी है ये भी शेयर करूँगा, ताकि अगर इससे लोगों को अगर फ़ायदा हो और लोग मोटिवेट हो, तो इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती आज की इस दौर में, जो कि नफ्सा नफसी का दौर है। तो बेसिकली मैं पैदा हुआ बाजोड़ एजेंसी में, जो फाटा ट्राइबल एरियाज़ कहलाता है, और वहाँ पर मैं पैदा हुआ। और तकरीबन 7-8 साल जो मेरी उम्र थी, फिर वहाँ से हम पेशावर चले गए। तो मैं जिस घराने में पैदा हुआ, उसका ताल्लुक मेरे वालिद साहब जो थे वो थोड़े मजहबिया टाइप के आदमी थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट, जो वो होता है ना दीन का वर्जन, उस तरह के थे। तो वो कोशिश उन्होंने ये की कि मुझे मदरसे में दाखिल किया जाए और मैं मौलवी बन जाऊँ, या मतलब इस तरह की दीन की तालीम हासिल करूँ। और बस कुदरती बात थी, वो चीज़ जो है मुझे पता नहीं क्या थी, मेरे उसमें नहीं थी। मदरसे में इतना मेरा दिल नहीं लगता था। तो कोई 6-8 महीने मैंने मदरसे में गुजारे। स्कूल तो मैं नहीं गया, लेकिन 6-8 महीने मैंने मदरसे में गुजारे। उसमें 2-3 बार मैं मदरसे से भागा। तो ये कि फिर उनको पता चला कि यार ये आदमी जो है ये मदरसे का नहीं, और स्कूल का तो उसका कोई थॉट आता ही नहीं कि ये ज़िंदगी में, मतलब है कि स्कूल तो वो समझता था कि ये स्कूल में अगर जाएगा तो काफिर बन जाएगा, क्योंकि स्कूल में जो भी गया है उस ये जहन बना हुआ था उनका कि वो डायरेक्टली या रशिया चला तो जाएगा, जो स्कूल जाएगा वो काफिर बन जाएगा। काफिर बन जाएगा। यानी उनका ये सेल्फ ऑफ थॉट था। ये और लोगों का भी है वहाँ पे? वहाँ पे हाँ ऐसे लोग हैं, लेकिन कम है। अभी तो बहुत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 90s। उस वक्त वो जहाज जो चल रहा था, अफगान जहाज, उसके बड़े असरात थे फाटा और आगे पीछे दूसरे, क्योंकि अफगान माजरीन का भी वहाँ बड़ा वो था। तो ये इस तरह की सिचुएशन ये हो गई थी ना। तो ये था कि फिर 7 साल की उम्र थी मेरी, समथिंग लाइक दैट, कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो मदरसा नहीं पढ़ेगा, तो अब ये काम करेगा, पैसे कमाएगा। तो फिर उस टाइम से मैंने काम स्टार्ट किया। पहले वहाँ पे वालिद के साथ काम किया, फिर पेशावर आए। वालिद साहब उस वक़्त जो है वो बेचते थे ये जो सामान होता है ना,
जैसे ये कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है, ये लाहौर और पेशावर से ला के वहाँ बाजौड़ एजेंसी में दुकानदारों को देते थे, उनको सेल करते थे, ये बिजनेस था। और दूसरा उनका करेंसी का छोटा मोटा जो होता है एक्सचेंज का वो था। तो उस वक्त वो अच्छे थे, लेकिन वो फिर किसी कारोबार में उसने नुकसान उठाया बहुत ख़तरनाक किस्म का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और वो डिबेट्स में चले गए, यानी कि मिलियंस ऑफ डिबेट्स में चले गए, जो उस वक्त के हिसाब से 90s के हिसाब से मिलियंस जो है PKR वो बहुत बड़ी बात होती थी, यानी कि आज के हिसाब से आप करोड़ों में वो कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से हमें जाना पड़ा क्योंकि मसले बड़े क्रिएट हो गए थे फाइनेंशियली। तो पेशावर गए हम, फिर वहाँ पे मैंने पेशावर में मैं बैग्स और टॉयज़ वगैरह जो है ये मार्केट से लाके वो मैं सेल करता था। इधर उधर मशहूर जो जगह के सखवानी, खैबर बाज़ार और यहाँ वहाँ जो भी मतलब वहाँ पे ये काम हो सकता था। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद हम फिर लाहौर चले गए, क्योंकि लाहौर भी उस वक्त बड़ा मतलब है कि वो सिटी था कारोबार के हवाले से। तो वहाँ गए, वहाँ पे मैं ये टॉयज़ वगैरह और ये शॉपिंग बैग्स और मतलब वहाँ लाहौर में मैंने बहुत सारे काम किए, जो कि अभी मैं गिनना शुरू करूँ तो बहुत लंबी बात बताएं ना थोड़ी सी जर्नी का रास्ता। मतलब अभी उसकी चीज़ों के नाम भी मुझे नहीं पता, वो मतलब है जैसे कि वो दाल से वगैरह इस तरह की खाने की चीज़ें जो होती है, केक्स वगैरह हो गए, मतलब वो उसमें जो एक ट्रे होता है, ट्रे का काम किया? हाँ बिल्कुल, ट्रे में हो के लेके आवाज़ें लगाते थे। हाँ आवाज़ें भी लगाते थे, लेकिन वो ये कि एक जगह से पैदल स्टार्ट हो जाते थे सुबह और शाम 4-5 बजे तक मतलब तकरीबन 15-20 किलोमीटर पूरा शहर जो है दूसरे एंड पे चले जाते थे। तो दुकानों के साथ से गुजरते हुए इधर से तो कोई आवाज़ नहीं लगाते, आवाज़ भी लगा लेते थे, लेकिन ये कि लोगों को पता होता है कि ये बंदा इस वक्त आएगा, तो जिसको चाहिए होती थी वो बोलते दे दो। तो ये चीज़ें भी बहुत की, वो एंड पे पहुंच के वहाँ पे फिर बस में बैठ के वापस घर आ जाते थे। तो ये लाहौर में बहुत काम किए मैंने, जो लाहौर की गलियाँ गलियाँ मुझे पता है, यानी कि जहाँ जहाँ, क्योंकि स्टेशन हो गया, माल रोड हो गया, आपका जो मुल्तान रोड हो गया, ये सारी जगह जो है। कहाँ थे? गड़ी शाहू में रहते थे, ये सॉरी गड़ी शाहू के साथ बागबानपुरा है, बागबानपुरा में हमारी रिहाइश थी। सुकनेर वो जगह भी उसका नाम मुझे याद है। तो वहाँ पे हमारी रिहाइश होती थी, छोटा सा घर था वो किराए का। उस वक्त मेरे ख्याल से उस वक्त 1200 के 1300 किराया था, उस वक्त 1998 की बात है, 98-99 जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके उस वक्त में वहाँ लाहौर में था। तो फिर ये कि वहाँ ये चीज़ें चलती रही। फिर हमारे एक चाचा यहाँ पे काम करते थे कराची में, तो उन्होंने वो आए थे, तो उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि आप कराची आ जाओ। वो मेरे चाचा यहाँ पे बिरयानी का बिज़नेस करते हैं, तो वो सक्सेसफुल थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ। और कराची जो है वो बड़े वहाँ पे बिल्कुल मतलब पैसे बिल्कुल आसमान से, वो बारिश हो रही है उसकी ना, एक किस्म से मेरे वालिद को उसने वो किया कि वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो वो फिर मेरे वालिद यहाँ आए और उन्होंने फिर 10-15 दिन बाद फैसला किया कि इधर शिफ्ट होना है। तो फिर सन 2000, वो दिन मुझे अभी भी याद है, 26 मार्च 2000 को हम कराची आए। और कराची में ये था कि वो हमारे जो चाचा थे उसके तो काम ये था दूसरा जो अपना बिरयानी का। मैंने ये किया कि मेरे वालिद ने कहा कि आप जो है वो करो अपना फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स वगैरह, इसका जो टिया नहीं होता वो मैंने वो किया, लगाया। और शुरू में यहाँ कराची आके 1 साल 2 थी आप? उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी, 11-12 साल। तो वो मैं गलियों में जो है सुबह घर से निकल के वो रेडी जो है एक गली में, दूसरी उसमें तो आवाज़ भी लगानी पड़ती है। तो ये कि आवाज़ लगा के दिखाएं जरा किस तरह होती? तो वो तो अब इतनी वो नहीं, लेकिन ये कि इस तरह होती है कि जैसे आपको आवाज़ लगानी पड़ती है। टमाटर, आलू, प्याज, और जितने की उस वक्त के हिसाब से किलो होती थी, इतने रुपए किलो, इतने की, ताकि वो, क्योंकि टमाटर ले लो, आलू ले लो, 12 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, मतलब वो आपको, क्योंकि वो सस्ता बेचते हैं ना वहाँ जो गलियों में होते हैं, दूसरे जो बाहर दुकान होती है उससे सस्ता बेचते हैं, ताकि लोगों को आवाज़ पहुँचे और वो आ जाए, वो ले लें। तो ये 1-2 साल तक ये चीज़ें चलती रही। फिर ये जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारे अंकल वो चाचा थे, वो ये काम करते थे अपना बिरयानी वगैरह का, तो हमने भी वो स्टार्ट किया फिर। तो उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली और वो काम चला। मैं और मेरे भाई और सब मतलब है कि वही काम करते रहे थे। और कराची में बल्दिया टाउन में अक्सर हमारा जो होता था टिया जिसको कहते हैं, वो एक बस स्टॉप पे होता था, क्योंकि बस स्टॉप में वो कंडक्टर, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स जो आगे पीछे काम कर रहे होते वो रेगुलर जो है ये मतलब खाते थे, क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं होते जैसे जहाँ से आप खाना खाएं।
तो वहाँ भी चलता था और वैसे बाहर से भी अगर कोई आ जाता था तो वो मैंने लगातार 7 साल वो काम किया। मैं घर से लेकर जाता था डेली, सुबह और शाम को टिया टिया लेकर जाता था और वापस आता था। बिरयानी तो घर पे पकाते थे ना, हाँ खुद पकाते थे। तो अभी तो मेरे जहन से थोड़ा बहुत निकल गया है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कैसे मतलब है कि बिरयानी कैसे आप वो पका सकते हैं, क्या ये कंपोनेंट्स क्या लगते हैं उसमें। तो वो मैंने किया, लेकिन हमेशा मेरे जहन में ये होता था कि मैं इसके लिए नहीं बना हुआ हूँ। मतलब मैं ये क्या दिमाग में कहाँ से आया था कि मैं इसके लिए नहीं बना? मैं पैदाइश से ये मेरे जहन में था, क्योंकि जब मैं छोटा होता था, बच्चा होता था, तो मैं जब जाता था अपने वालिद के साथ या अपने खुद काम पे, सुबह सुबह जब मैं निकलता था घर से, तो मैं बच्चों को देखता था स्कूल जाते थे ना मेरे उम्र के। तो मैं मतलब है कि हमेशा मुझे अफसोस होता था कि काश मैं भी इनमें से एक होता और स्कूल जाता और वहाँ से मतलब वो करता। नहीं अभी तो खैर नहीं होता, अभी तो सारा कुछ मतलब वो जितने भी चीज़ें थी, जो भी सैलाब थे, जो भी गमों की दास्तानें थी, वो सारी चीज़ें तो जो भी रास्ते थे वो सारे गुजर गए हैं ना। अब तो मेरे अपने बच्चे हैं, वो जाते हैं तो मैं उनको देख के खुश हो जाता हूँ। आपके ख्याल में अगर आप स्कूल गए होते तो आज यहाँ बैठे होते? तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है उस वक़्त, लेकिन ये कि स्कूल वगैरह का थोड़ा सा बंदे में शऊर आ जाता है कुछ ना कुछ। ये जो बाकी स्कूल जाते हैं उनको शऊर क्यों नहीं आता? ये अभी एक आपने बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल किया है, लेकिन मसला ये कि ये चीज़ कुदरती होती है, जो इंसानियत होती है ना, ये इंसान के अंदर और जो शऊर होता है, ये कुछ 50-60% इंसान में जब कुदरती हो आ जाता है ना, तो वो जो है वो होता है मतलब कुदरती तौर पे इंसान में। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो है कुदरती तौर पे ये शऊर था, क्योंकि बचपन से ही हमारा ईमानदारी का, वफादारी का, ये चीज़ें हमारे अंदर थी कि भाई ईमानदारी करेंगे, वफादारी करेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे, किसी को ज़ख्मी नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये तो आम पठान ट्रेड्स हैं। हाँ हाँ सब हर पठान ऐसे ही होता है? हाँ हो सकता है हर हो, लेकिन कुछ वो भी गलत भी हो सकते हैं, ये नहीं कि सब हम सौ हाँ। लेकिन हाँ ये बात है कि मतलब आप कहीं पे ये नहीं देखेंगे कि मतलब वो लेकिन मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मेरे अंदर ये था, जब मैं तालीम तो कुछ भी मुझे नहीं आता था, बचपन से उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ होती थी। फिर बड़े बड़े जब आगे बढ़े चीज़ों के, फिर तो और भी शरीफ होते गए ना। तो ये है कि उस वक़्त से मेरे जहन में बचपन से होता था कि ये अगर मैं ये इस तरह हूँ, मैं मतलब मुझे दूसरी कामों से नफरत सी हो जाती थी ना, कि मतलब मैं समझता था कि यार मैं क्यों नहीं हूँ किसी ऑफिस में, या किसी इस तरह की लाइफ क्यों मैं नहीं गुजार रहा, या मैं वहाँ मैं क्यों नहीं, वहाँ मैं कर सकता हूँ, वहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, वहाँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक तलब थी, एक शौक़ था, एक पैशन था बचपन से। मैं स्टेप वाइज ना मैं आपको बताऊँ कि मैं जब चीज़ें बेचता था लाहौर में, वहाँ भी लोगों को, बच्चों को देखता था, थोड़े से मुझसे बड़े थे, मैं उस वक्त सोचता था कि काश अब कोई ऐसा आ जाए जो मुझे स्कूल में दाखिल करे या कहीं पे मुझे एजुकेशन दिला दे। फिर कराची आया, बिरयानी जब बेचा था, उस वक्त भी मैं 15 साल की उम्र तक मैं ये सोचता था कि मैं अब भी स्कूल जा सकता हूँ, 14-15 साल तक। उसके बाद जब मेरी उम्र 18-19 साल हो गई, तो फिर मैंने कहा कि अब स्कूल तो मुमकिन नहीं रहा, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर मैं उस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं बिरयानी वगैरह का वो करता था, तो मेरे जहन में होता था कि यार मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ, स्कूल तो चलो निकल गया, लेकिन अब भी कुछ कर सकता। क्योंकि बीच में जब मैं बिरयानी बेचता था, ये 8-10 साल जो और भी काम करता था, उस वक्त मैंने इतना कर लिया था कि मैं उर्दू की न्यूज़पेपर पकड़ के, एक बंदे को पकड़ के, कोई दोस्त होता था कोई, वो उसको बोलते यार एक कॉपी मेरे पास होती थी, यार इसमें थोड़ा सा मुझे काम दे दो ताकि मैं ये लिखाई और पढ़ाई कम से कम सीख लूँ उर्दू की। तो वो ये और मैं न्यूज़पेपर लेके, मुझे पहले शुरू में पता भी नहीं होता क्या लिखा हुआ है, सिर्फ तस्वीरें वगैरह देख के आगे पीछे, रोज़ मैं लेता था, अपने पास रखता था न्यूज़पेपर उर्दू का, एक्सप्रेस, जंग और ये। तो वो कर कर के उससे ये हुआ कि इस दौरान मैंने उर्दू सीख ली। और फिर मैंने पश्तो, जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, उसमें मेरे छोटा मेरा एक भाई है, एक मेरा बड़ा भाई है, वो उनको आती थी, लेकिन वो उसके पास टाइम, जो बड़ा मेरा भाई था उसके पास इतना टाइम नहीं होता था। हाँ वो भी ये भेजता था। तो उसने भी अपनी तौर पे कोशिश की थी, स्कूल वो भी नहीं पढ़ा हुआ, अभी नीदरलैंड में है वो। और वो फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया, बड़े बड़े पोस्ट पे, तो बहुत आगे निकल गया वो। अभी तकरीबन 5-6 साल पहले वो मुकम्मल तौर पर फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो चुका है। अभी तो मेरे ख्याल से उनको वहाँ की वो सारी चीज़ें भी मिल गई होंगी जो
नेशनलिटी वगैरह। एनीवेज मैं तो बात कर रहा था, उनके पास पश्तो की बुक्स होती थी, वो बेसिकली शायर थे, तो वो बुक्स वगैरह में लेके फिर मुझे ये शौक़ पड़ा कि यार मैं पश्तो भी सीख लूँ। अच्छा, वो भी कभी स्कूल नहीं, वो भी नहीं है, शायर शायर बन गए। उसकी 2-3 किताबें छपी है ना पश्तो के अंदर। कौन सा इंजेक्शन लगवाया था आपके बारे में? बस पता नहीं, वो हमारे अक्सर रिश्तेदार यही कहते हैं कि यार इस आदमी के जो बच्चे हैं ना, ये A to Z सारे पता नहीं कि किस तरह के है, कोई ना कोई जिस चीज़ की में घुस जाता है या मतलब जो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो वो करके रहते हैं, मतलब उसको पीछे वो नहीं करते। तो वो पश्तो और उर्दू मैंने सीख ली थी, यानी जब मैं वो बिरयानी वगैरह सेल करता था उस दौरान ही। तो ये कि फिर मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसा कोई मौका हो मतलब कि मैं कर सकता हूँ, आगे वो जा सकता हूँ। जहाँ पे मैं ये बिरयानी सेल करता था वो बल्दिया टाउन में, जैसे मैंने आपको कहा, एक बस स्टॉप है, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे जो कि जिनके स्पेयर पार्ट्स और ये मैकेनिक्स वगैरह जो होते हैं गाड़ियों का काम करते हैं, उनकी शॉप्स होती थी, तो उनसे मैं गपशप अक्सर करता था। तो वो कभी कभी मैं अक्सर उनको बोलता था कि यार मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं ऑफिस में होऊंगा और टाई मैंने बांधी होगी और ये वो, और मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं लंदन चला जाऊँगा, दुबई विजिट करूँगा कंट्री। वो हंसते थे मेरे ऊपर, वो बोलते थे यार तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बाप का भी ये काम है, तुम्हारा भी है, और हमेशा तुम्हारे बच्चे भी ये काम करेंगे, और तुम ये ख्वाब ज़हन से निकाल दो। यानी कि वो मजाक तंज टाइप का जो करते हैं ना, वो करते रहते थे करते। और हैरत की बात यह है कि जब मैंने ये सारा कुछ किया और जब मैं वो कम से कम कोई 8-10 बार मैं उस जगह दोबारा गया हूँ, वो जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे नहीं मिलते जिस दिन मैं जाता हूँ। जिस दिन मैं जाता हूँ वैसे तो वही है, वो इर्द गिर्द कहीं पर है वहाँ पे, लेकिन जिस दिन मैं जाता हूँ कि ऐसे मतलब इत्तेफाकन करीब किसी जगह चला जाता हूँ तो वहाँ भी चला जाता हूँ मैं, कि उनसे एक मुलाकात हो जाए तो उनको बताऊँ कि यार वो हो गया जो मैं आपको कह रहा था कुछ साल पहले, लेकिन वो मिलती नहीं है किस्मत से। तो ये इस तरह वो लाजमी होता था। फिर बिरयानी का इस तरह हुआ कि बस वो चांस इस तरह हुआ कि मैं कुछ बिरयानी में ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, मेरे पास कोई 15-20 हज़ार रुपये जमा हो गए थे। तो वहाँ पे हमारे घर से निकल के एक साथ में एक इलाका आ जाता है, रोड आ जाता है बल्दिया टाउन के अंदर। तो वहाँ एक शॉप पे लिखा हुआ था बार की बराए फरोख्त, जो कि मोबाइल शॉप थी, मोबाइल कम्युनिकेशन की, जो मोबाइल की एसेसरीज़ वगैरह होती है और इस तरह की चीज़ें, PCO जिसको हम कह सकते हैं। तो वो बराए फरोख्त लिखा हुआ था, तो मैं अपना बिरयानी का टिया लेकर जा रहा था उस रास्ते से। तो मैंने जब उसको देखा तो मेरे जहन में एकदम वो आया कि यार ये दुकान मुझे परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो मैं जब शाम को वापस आया, घर पे आया, अपने जो टिया मियाँ घर के अंदर वो सारा वो कर दिया, तो मैं चला गया वहाँ पे, मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने उस पर कॉल किया। ये 2008 की बात है। तो मैंने उस पर कॉल किया, मैंने कहा कि ये दुकान आप सेल करना है? उसने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा कितनी की है? तो उसने कहा ये 75,000 रुपये की है, सारे जो भी इसके अंदर सामान वगैरह एवरीथिंग, शोकेस और गेट और वटेवर। तो निगोशिएशन कर करके 65,000 में उससे बात, 64,000 या 65 इस तरह में उससे बात फाइनल हो गई। तो मेरे पास पैसे नहीं थे आगे पीछे दोस्तों से, क्योंकि मेरे पास टोटल कोई 15-18 हज़ार रुपये थे जो कि मैंने पिछले 2-3 साल में जमा किए थे, 100, 150। तो वो मैंने फिर एक दोस्त से 6,000, किसी से 10,000 पकड़ के, वो जिससे मैंने शॉप ली 25,000 उसका भी मेरे ऊपर रह गया, क्योंकि जो भी मैंने आगे इकट्ठे किए पैसे वो 40,000 बने। तो उस शॉप को मैं लेकर गया आगे, और उसी शॉप में मैंने दूसरे, उसमें कंप्यूटर नहीं था, बाकी चीज़ें थी। कंप्यूटर एक दूसरे दोस्त से मैंने परचेज़ किया, पुराना कोई पेंटियम 3 कंप्यूटर था, जो कि कोई मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार का कंप्यूटर था। उसने मुझे 15,000 रुपये का सेल किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ है, और मैंने इसलिए महंगा परचेज़ किया उससे। वो भी अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था उससे, क्योंकि उसने बहुत यूज़ किया था उसको, मतलब बिल्कुल एंड आखिरी सांसें ले रहा था वो ना। तो मैंने इसलिए उससे परचेज़ किया इस वादे के साथ कि वो मुझे सिखाएंगे साथ में। तो और वो भी जिस बंदे से मैंने परचेज़ किया, वो जो जहाँ पे मैं बिरयानी सेल करता था, मेरे टीए के बिल्कुल पीछे उसकी शॉप थी मोबाइल्स की, और ये फ्लैशिंग वगैरह डाउनलोडिंग वगैरह का काम भी करता था। तो मेरी उससे बातचीत होती रहती थी कभी कभी। तो वो फिर जब मैंने उनसे परचेज़ किया तो वो आते थे, थोड़ा बहुत सिखा देते थे, लेकिन ये कि ज़्यादातर वो जो जैसे आपने कहा ना, नीयत उनकी सही नहीं थी। तो मैं कभी उनको बिरयानी खिलाता हूँ, कभी इधर से उधर से जूस ये वो, उसकी खातिर वो करता हूँ कि थोड़े बहुत कुछ सिखाएंगे ना। तो वो करते करते कोई 8-10 महीने उसने मेरे ज़ाया कर दिए। मतलब 8-10 महीनों में ऐसा नहीं हुआ कि इस कंप्यूटर को मैं ऑन करूँ और कोई सही इंसानों की तरह उससे काम लूँ, यानी कि वो खूब काम करे। कभी उसको ऑन करो, विंडोज़ में मसला है, कभी ये वायरस है, ये नहीं निकल रहा,
कभी जो है इस सॉफ्टवेयर में मसले, कभी उस सॉफ्टवेयर में, यानी कि वो नहीं हो सका। फिर एक दोस्त मेरे एक बंदे बने, ऐसे ही आए अब मेरी शॉप में किसी काम से, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की शॉप में आप इजी लोड वगैरह लोगों को करते हैं तो लोग आते रहते हैं आपके पास, और फिर आपकी इज़्ज़त भी करते हैं क्योंकि आप शॉप के मालिक हैं और ये वो ना। तो वो एक दोस्त आए तो उसने कहा कि उसने अपना तारुफ कराया कि यार मैं ये चीज़ें करता हूँ। मोहम्मद आसिफ इकबाल नाम है उसका, अभी भी बल्दिया टाउन में रहते हैं वो, मैं अक्सर मिलता रहता हूँ उनसे। तो उसने कहा, मैंने कहा यार ये कंप्यूटर में ये मसले है। बोलते ये कंप्यूटर जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आप देखता हूँ कंप्यूटर में आप बिजी होते हैं और कुछ मुझे नज़र नहीं आता कि कंप्यूटर आपका ऑन है। तो मैंने उसको साफ साफ बताया, मैंने कहा ये इश्यूज़ है। तो उसने कहा ये मैं आपको सिखा दूंगा और करके दे दूंगा, जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करना, वायरस निकालना, हार्डवेयर बनाना, डाउनलोडिंग, ये बेसिक जो चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आए, फिर कुछ 8-10 दिन 15 दिन उसने दिए और उसने ये सारी चीज़ें सिखाई। और मैं थैंकफुल टू हिम कि उसने, आसिफ इकबाल, आसिफ नाम है, पूरा नाम आसिफ इकबाल। तो उन्होंने ये पहली चीज़ें उन्होंने सिखाई। फिर इस तरह कोई और आया जिसने फोटोशॉप सिखाया, कोई और आया, कोई इस तरह के 8-10 महीनों में ये बेसिक चीज़ें निकल गई। फिर उस वक्त मेरे जहन में ये किया कि भाई ये काम तो आप कर रहे हैं, मोबाइल की शॉप तो है, वो तो अर्निंग भी आ रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा सिस्टम, तो अब आप जो है कोर्सेज कर लो बाकायदा तौर पे। तो फिर मैंने एडमिशन लिया औरंगी टाउन के अंदर, वहाँ पे एक जगह है 5, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स थे। तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में भी दाखिला लिया, इंग्लिश लैंग्वेज में, 2009 की बात है ये। और कंप्यूटर के कोर्सेज जो बेसिक कोर्सेज है, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी वीक थी, मतलब इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल आती ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? तो उस वक्त इंग्लिश की सीखने की ज़रूरत थी। कंप्यूटर में अक्सर समझ नहीं आता था ना कि ये चीज़ क्या है, फोल्डर के नेम्स नहीं आते थे। वो अभी भी मैंने वो जो फोल्डर्स है उसकी नेम सेव की है ना, जो जैसे कोई फोल्डर आप बनाते हैं उसका कोई नाम देते हैं ना, तो लाजमी बात है आप सही है अपने ज़बान में भी दे देते हैं, लेकिन अक्सर इंग्लिश में आप नाम देते हैं। जैसे ऑडियो को अपना नाम अपने ज़ुबान में क्या नाम देंगे, ऑडियो वहाँ पे देंगे, वीडियोज़ इस तरह। तो ये नाम मैं देता था वो बहुत गलत होते थे, यानी जैसे बिल्कुल पश्तो या उर्दू में जैसे वीडियो हम बोलते हैं वैसे मैं नाम कोई दे देता था। तो वो बाद में जब मैंने देखे, मैंने कहा देखो इंग्लिश की बहुत बेसिक चीज़ भी आपकी ऐसी है। तो इस चीज़ों को, यानी बहुत बेसिक चीज़ों को समझने के लिए कि कंप्यूटर और इन चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए मैंने कहा इंग्लिश लाजमी है। तो मैं वहाँ गया और इंग्लिश में मैंने वो लिया, एडमिशन लिया। 2 महीने मैंने वहाँ गुजारे तो मेरी आंखें खुल गई। ये पहले मतलब मैं कैसे था और अब कैसा हूँ, मतलब इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें मुझे आ गई। हत्ता ये कि मुझे मतलब वो लिखना भी नहीं आ रहा होता था, कि मतलब लिखना तो खैर अभी भी इतना, वो हैंड राइटिंग मेरी अभी भी बहुत वीक है, लेकिन ये कि उस वक्त बिल्कुल मैं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकता था। और दूसरी चीज़ ये थी उसमें कि ये जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स है जैसे पी है और एफ़ है, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी, मतलब मैं एक ही बोलता था जैसे वो हो। तो यानी पास जो है किसी वहाँ पे इंग्लिश जब मैं शुरू में पढ़ता था तो इतना ऐसा हुआ था कि मतलब उसने फास्ट लिखा, फास्ट जैसे रोज़ा नहीं रखते हम फास्ट, तो मैं उसको पास्ट बोलता था और पास्ट लिखता भी पास्ट था कि पास्ट है। टीचर जल्दी जल्दी से पढ़ाते थे। तो ये चीज़ें 2 महीनों में मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। स्टार्टिंग में जो CIT का कंप्यूटर्स कोर्स किया मैंने, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक सा कोर्स था, लेकिन उससे ये किया मैं सॉफ्टवेयर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत, फोटोशॉप वगैरह। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ईमेल क्रिएट की वहाँ पे, याहू और याहू मैसेंजर सीखा कि उसमें कैसे आप वो चैट वगैरह कर सकते हैं। 2009। तो ये है कि वो मोबाइल शॉप पे वो जो है अपना कुछ चीज़ें मुझे आगे पीछे सीखी, फिर एडमिशन लिया, वहाँ से कोर्सेज किए और उसके बाद दूसरी जगह पे मोबाइल शॉप की, तीसरी जगह पे की, चौथी जगह पे की। हाँ इस तरह मतलब है कि हाँ मतलब 1 साल के अंदर फिर वो सब कुछ बेच दिया, दिल भर गया उससे बस एक किस्म से, ठीक है। मतलब वो जिम्मेदारी वगैरह का काम था और वो नहीं हो रहा था मुझसे, और वो पैसे आगे पीछे लाहौर, कराची और पेशावर और इस्लामाबाद और इधर उधर घूमा फिरा कि इधर उधर वो पैसे भी खर्च कर दिए, वापस आके घर पे बैठ गया। फिर 1 साल बाद कुछ बेगम ने पिटाई नहीं करी? नहीं, पिटाई में हमारा ज़रा सा पठान है ना थोड़ा, तो ये चक्कर कम होता है। तो ये है कि कुछ महीने पर घुमाया कि नहीं घुमाया? बहुत घुमाया, बहुत। तो अभी हाल ही में जो पिछले 3-4 साल है इसमें तो बहुत घुमाया। तो ये है कि फिर एक इंटरनेट कैफे परचेज किया, वो भी एक दोस्त से उधार लेके, क्योंकि वो पैसे जो मोबाइल्स वगैरह के थे वो तो सारे ख़त्म हो गए थे। तो उसमें ये हुआ इंटरनेट कैफे में कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम
इंटरनेट कनेक्शन आ गया जिसको मैं यूज़ कर सकता था 24 आवर्स। और उससे मैंने फिर सही फ़ायदा लिया, क्योंकि वही इंटरनेट कैफ़े जब कोई 10-11 महीने बाद मैंने सेल किया, उसमें मैंने कोई 50-60 हज़ार रुपये जो है वो नुकसान किया। लेकिन उसमें वो मैं बन गया था, वो चीज़ें, वो बेस जो जिसको कहते हैं ना, वो बेस बन गई थी मेरी, कि उसके बाद जो है मैं आगे चीज़ें कर सकता था। तो फिर घर पे मुंतकिल हुआ जब इंटरनेट कैफ़े सेल किया। और इंटरनेट कैफ़े से पहले कोई 4-6 महीने का ऐसा दौर गुजरा कि जिसमें मेरे पास मतलब है कि 1-1 रुपए के लिए जो है मैं वो होता था, मतलब मेरे जेब में 1 रुपए नहीं होता था कि मैं बस का उस वक्त किराया होता था 6-7 रुपये, मतलब अच्छे से किसी दूर जगह जाने के लिए 6-7 रुपये या ज़्यादा मैक्सिमम 10 रुपये किराया होता है। जो कराची में आपको पता है बसेस वगैरह चलती हैं, उसका किराया मेरे पास नहीं होता था कि मैं कहीं जाऊं और कोई किसी दोस्त से मिलूं वहाँ पे कोई काम के लिए, कोई इस तरह की। तो वो इंटरनेट के पे परचेज़ किया एक दोस्त से जो है वो क्रेडिट लेके, और उसके बाद जो है 8-10 महीने बाद वो सेल की वो कैपे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किया 50-60 हज़ार। तो फिर वही नेट का कनेक्शन अपने पास बरकरार रखा और घर आ गया। लेकिन इंटरनेट कैफे में ये होता था कि मैं 3-3 दिन जो है, 3-3 4-4 दिन तक मैं नहीं सोता था, एक चीज़ के पीछे पड़ जाता तो वो सीख लेता था। और लेकिन इस दौरान एक चीज़ है कि मैं साथ में इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये अपना मैंने कंटिन्यू रखी थी सीखना। तो ये हुआ कि 2010 से फिर मेरी ऑनलाइन जो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेट से पेमेंट हासिल की, ये अपनी गूगल एडसेंस से। और फिर अगले महीने वो बढ़ी, अगले तीसरे महीने वो डबल हुई, फिर ट्रिपल हुई, फिर $1000 तक पहुंच गई 4-5-6 महीने के बाद। और वो डिबेट्स वगैरह भी ख़त्म हो गए और फिर मैं आगे चलता। लेकिन मैंने उस वक्त ये समझ लिया था कि ये स्टार्टिंग है, लेकिन ये कुछ नहीं है, मतलब ये परमानेंट चीज़ नहीं है। जो मैं वो करता था ना, ब्लॉग्स वगैरह बना के उस पर अपने कंटेंट डाल के और ये एड्स वगैरह से मोनेटाइज करता था, लेकिन मैं हमेशा डर होता था कि यार ये अकाउंट कहीं डिसेबल ना हो जाए, बंद ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं हो। तो मैं समझता था कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ये परमानेंट नहीं है, आपको कोई बहुत आगे पीछे को रास्ते और बनाने पड़ेंगे। ऐसे रास्ते बनाने पड़ेंगे कि एक बंद हो जाए, दूसरा चलता रहे, तीसरा बंद हो जाए, चौथा चलता रहे। इस तरह आपके पास 8-10 जरिए हो, सोर्सेज हो, और परमानेंटली कोई कंसिस्टेंटली आप उस पर काम करो। तो 2011 में फिर ये है कि मैंने ये दूसरी चीज़ों की तरफ जो है तवज्जो देना शुरू की, और 2011 में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं और चीज़ें कर सकता था। अच्छा, एक बात और जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि 2009-10 में जब मैं इस अमल से गुजर रहा था, सीखने के अमल से इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कि मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, ब्लॉगिंग किसको कहते हैं, ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, इंटरनेट पे पैसे कैसे कमाते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें पूरा एक मैंने कोई हज़ारों आर्टिकल्स रीड किए होंगे, यानी कि पूरा दिन रात आर्टिकल्स पे आर्टिकल रीड करो, वीडियोस वॉच करो, यूट्यूब पे वॉच करो। वहीं पे मैंने आपकी भी कुछ वीडियोस जो है वो वॉच की थी, जो भी मैं आपको पहले बता रहा था। तो इन पूरी इस प्रोसेस में जो है मैं इतना वो हो गया था ना कि मैं आपको मतलब मैं हमेशा सर्च करता था, चूँकि मैंने आपको कहा इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक थी, तो मैं सर्च करता था उर्दू में, दिस थिंग इन उर्दू, दैट थिंग इन उर्दू, इस तरह मैं सर्च करता था। तो उर्दू में ये होता था कि क्या कहते हैं उसको, घुमा फिरा के वो एक ही आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ था वो आ जाता था, या कोई 1-2 वीडियोस किसी ने वो की थी तो वो आ जाती थी। तो वो कोई कम से कम कोई 1000 बार वो 2-3 आर्टिकल्स और वो वीडियोस मैंने वो किए थे। तो उस वक्त मेरे जहन में कि यार ये मार्केट तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मेरे जहन में आया था कि मैं जो है एक वेबसाइट बनाऊंगा, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, और उस पर रेगुलरली कंप्लीट कोर्सेज में उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो है ये मैं पब्लिश करूंगा, ये मेरे जहन में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, और जो दूसरे स्किल्स थे जो मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद उसके पीछे पड़ा हुआ था कि मैं वो चीज़ें खुद सीख लूँ, तो मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं आगे कैसे सिखाऊंगा। तो मैंने कहा यार टाइम लेना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ें भी खुद सीखनी चाहिए पहले, और दूसरा ये कि इंग्लिश भी अच्छी करनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आगे आप उसको पब्लिश करो। तो वो पूरा 1-1.5 साल मैंने लगाया उन चीज़ों को भी सीखने में, इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने में। और दिसंबर 2011 दिसंबर के महीने में onlineustad.com मैंने बनाई वेबसाइट, जिसको मैंने स्टार्ट किया, और उस पर मैंने पब्लिश करना शुरू कर दिया वीडियो कोर्सेज। और चूँकि मैंने जैसे आपको कहा ग्राउंड बिल्कुल खाली थी, कोई कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं था,
तो वो मैंने स्टार्टिंग में मैंने MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ब्लॉगर, SEO, जो कुछ उस वक्त मुझे आता था उस पर मैंने कंप्लीट कोर्स से मुराद है कि एक सीरीज़ होती है, 1 पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट 25, इस तरह की एक सीरीज़ होती है वीडियो की। वो मैंने कंप्लीट कोर्स, जो कि पहले कभी किसी ने तारीख में नहीं किया था, उर्दू यूज़र्स के लिए, लोकल यूज़र्स के लिए, जिसको बाद में मैंने उसमें इंडिया भी ऐड कर लिया, उर्दू इन हिंदी कर दिया, क्योंकि सिमिलर है। तो वो 2 3 4 महीनों के अंदर वो इतना मशहूर हुआ, वो चैनल भी और वो वेबसाइट भी, कि मैं बिल्कुल लोगों के जो रिस्पांस मैंने लोगों का देखा, क्योंकि लोग भूखे थे। और मैं जब खुद सर्च करता तो उस वक्त मैं सोचता कि यार मैं जो है इसको सर्च कर रहा हूँ तो और कितने लोग सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि SEO जो है वो तो हम सीख रहे थे, गूगल में सर्च करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कैसे होता है ये वेबसाइट बना के गूगल पे लेकर आना। तो वो जब मैंने वो 3-4 महीने बाद जो रिस्पांस मुझे आया, उस वक्त मैं ये था कि जब मैं चीज़ें पब्लिश करता अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता था, जो कि बाद में मैंने वो किया, रियलाइज़ किया कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, और सब चीज़ें दे देता कि भाई आपको कोई मसला हो तो इस पर आप वो करें। तो फिर सुबह उठता हूँ, रात तक मोबाइल बजता रहता था कि भाई ये मसला है, वो मसला है, ये वो है। तो ये कि 4-5 महीने में वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, मेरी सोच से भी ज़्यादा, और हर कोई बस मुझे सुपरमैन समझने लगा कि यार ये हर मसले का हल इस बंदे के पास है। तो फिर वो मैंने काम कंटिन्यू किया, उस पर मैंने मतलब रुका नहीं। वो वेबसाइट तो अभी भी चल रही है, अभी पिछले दिनों मैंने उसमें मतलब मैं कोर्सेज उसमें डालता रहता हूँ, और मेरा ये जहन है कि जब तक मैं जिंदा, तो जब तक ये मैं नहीं कह सकता कि मरते दम तक उसमें डालता रहूँगा, लेकिन ये कि जब तक मुझ में वो है, जज्बा है और वो है, मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसमें कोर्सेज अपलोड करता रहा हूँ। अभी 4-5-6 दिन पहले की बात है कि मैंने उसमें एक कोर्स जो है वो ऐड किया है, वीडियो कोर्स, 15-16 वीडियोस पर मुश्तमिल था, जो कि PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये है कि वो अभी तक चल रही है, यानी कि 5 साल हो गए, तकरीबन 5वां साल चल रहा है। लेकिन वो पहले 2-3 साल में, पहले 2 साल में जो है उसमें मैंने इतना ज़्यादा कुछ डाला हुआ है कि अभी मैं आपको अगर ये बताऊं कि 1100 यानी 1100 वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू लैंग्वेज में सिर्फ है वहाँ पे, उस वेबसाइट पे, और मेरी यूट्यूब चैनल पे, और मेरे कोई 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पे। और उसके साथ साथ मेरे 300-350 वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट वाले इंग्लिश लैंग्वेज में है यूट्यूब पे, और मेरी उसके लिए अलग वेबसाइट है onlinetuting.com। और एक जो है मेरे कोई 200-250 ट्यूटोरियल्स पश्तो लैंग्वेज में है, जो हमारी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है। साइट से ऑनलाइन स्टार्ट पे नहीं, उसकी दूसरी साइट, एक और साइट है pashtotutorials.net। जैसे आपने हर चीज़ की वेबसाइट बनाई है ना, तो इस तरह मैंने भी वो उसके लिए अलग वेबसाइट बनाई है। तो ये है कि ये मैंने जब 2011 में क्रिएट की वेबसाइट, तो उसके बाद बड़ा रिस्पांस आया, तो फिर वो आगे चलता गया, जिसमें से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं ये कहूँगा कि हज़ारों नहीं, लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि हज़ारों तो मुझे सिर्फ SMS और मैसेजेस और ईमेल्स और फेसबुक पे मैसेज ये आए हैं कि लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज मुझे बताई है कि यार आपकी फ्री लेक्चर्स को, फ्री ट्यूटोरियल्स को देख के कोई कहता है मैं 2 लाख महीना कमा रहा हूँ, कोई कहता है मैं 5 लाख महीना कमा रहा हूँ, कोई कहता है मैं टीचर हूँ यहाँ पे सिर्फ आपकी, कोई कहता है मैंने इंस्टीट्यूट को लिया सिर्फ आपके फ्री वीडियोस की वजह से, कोई कहता है यार मैंने फलाना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई कहता है मैं फ्रीलांसर बन गया हूँ आपकी उससे, कोई कहता है मैं SEO की जॉब कर रहा हूँ USA की कंपनी में। ये तो हज़ारों सक्सेसफुल मैसेज स्टोरीज है और जो बेस्ट विशेज है जो मुझे आए हैं। अब आप खुद सोचो कि सीखा कितनों ने होगा ये पिछले 3-4-5 सालों के अंदर। तो ये तो वो चीज़ हुई है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट में बड़े मसले होते हैं, उनकी बहुत हेल्प हुई है, अभी भी हो रही है बहुत, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स बेस्ड कोर्सेज फ्री में जो है शेयर किए थे ना, प्रोग्रामिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो उनकी बड़ी हेल्प हुई है उससे। और ये चीज़ जो है मतलब वेबसाइट पे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लाहौर गया था, तो एक 2013 की बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली 3 साल पहले की। तो वहाँ पे एक हमारे कुछ दोस्त है मीडिया से, उनका ताल्लुक़ है मीडिया से भी, और सोशल एक्टिविस्ट है वो बेसिकली। तो उन्होंने एक इंटरव्यू इस तरह का अरेंज किया जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने फेसबुक पे आगे पीछे थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग की एक दिन, क्योंकि मेरे पास इतना 1-2 दिन मैंने वहाँ रुकना था, तो एक दिन में ही वो मार्केटिंग आज डिसाइड हो गया और कल इंटरव्यू था। लेकिन वहाँ पे ये कि एक दिन के अंदर भी 40-50 वो आ गए जो ऑडियंस है, और वो सारे मुझे जानते थे, समझ जो किस्म से मेरे फ़ैन थे। वो जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो अब कोई मुझे
गिफ्ट दे रहा है कोई, ये सर ये आपके लिए, सर ये आपके, इतने सारे गिफ्ट जमा हो गए। मैंने कहा ये क्या, मतलब बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा वो। तो कोई मुझे बता रहा है यार मैं आपकी वीडियोस को देख के मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, कहते मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, फिर 5 लाख, हालांकि उस वक्त मैं खुद नहीं कमा रहा था इतना। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो कोई कह रहा है मैं ये हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया यहाँ पे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो कुछ मैंने किया है या मैं करना वो चाह रहा था, तो उससे फ़ायदा हुआ है लोगों के, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये लोगों की दुआएं ही हैं जो कि फिर इस मुकाम तक इंसान को लेकर आते। आगे का क्या प्रोग्राम, अब अगला क्या प्रोग्राम? अगला तो बस आई डोंट नो कि अब आगे क्या होगा, लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना देंगे या पाकिस्तान में बुर्ज खलीफा बना देंगे, इस तरह को बड़ा आप नहीं कर सकते ना। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं ना, वो असल में बड़े मसले हैं, तो उनके हल जो है मैं ढूंढता रहता हूँ, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। और जो कि मेरे उसमें दस्तरस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीच, जो मेरी रीच में है चीज़, वो मैं करता हूँ। और अगर फिर आगे कोई नई इस तरह चीज़ होती है वो सीख लेता हूँ, उससे लोगों के छोटे छोटे मसले हल करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लोगों का मसला है स्टूडेंट्स का, उसमें मैं कोई चीज़ बना के, कोई प्रोजेक्ट बना के जो मैं समझता हूँ कि यार उनके काम आ सकता है, इस तरह के मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। यानी कि आइडियाज़ अभी है लोगों के पास, क्या ये चीज़ भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना, इसको चेंज करके अपने मुताबिक फिर अपना रंग इसको दे सकता हूँ। एक तो ये छोटे छोटे मसले लोगों की, ये तो हल चलते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक है मेरा अपना जो इरादा है, एक मैं ऑनलाइन, जैसे आपकी भी रेहान स्कूल है ना, rehanschool.com, इस तरह का एक स्कूल का मेरा इरादा है। लेकिन उसमें ये इसी तरह जो मेरे कोर्सेज हैं ना, मैं इनको उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिस्टम में, कि वहाँ पे लोग बस साइन अप हो जाएं, एक कोर्स पे क्लिक करें और वीडियोज़ आए बिल्कुल नंबर वाइज, ताकि उसको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल हो गए मुकम्मल सा। और उसके अलावा मेरे एक और इरादा है एक वेबसाइट बनाने का, जिसमें सिर्फ PHP के स्क्रिप्ट्स हो। यानी PHP के अंदर अगर कोई, PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब की, तो उसमें अगर कोई भी बंदे को कोई सोल्यूशन चाहिए ना, तो वो PHP के हवाले से वो सोल्यूशन उस वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी स्क्रिप्ट, यानी किसी को लॉगिन स्क्रिप्ट चाहिए, किसी को छोटा मोटा कोई मसला है, उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए PHP का बना हुआ, ताकि वो जस्ट वहाँ से डाउनलोड कर ले और आगे पीछे। उसमें ये होगा कि उसमें पेड भी स्क्रिप्ट्स होंगे और फ्री भी होंगे। PHP स्क्रिप्ट की मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं? मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल। और वो मार्केट प्लेस बेसिकली अभी है नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं है कोई? नहीं है, मतलब मैंने जो अभी तक जो स्टडी किया है, जो रिसर्च है मेरी, उस हिसाब से उस तरह नहीं है। मतलब है दूसरे ऐसे है जिसमें सब मौजूद है सब, लेकिन मैं स्पेसिफिकली PHP की बनाना चाहता हूँ कि PHP के स्क्रिप्ट्स उस पर अवेलेबल हो। शॉपिंग मॉल बिल्कुल इस तरह। सही, बेहतरीन। इस साल के मेरी ये प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस साल में ये सारी चीज़ें वो कवर अप कर लूँ। पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, हज़ारों कॉलेजेस हैं। आप वहाँ जो टीचर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो आपकी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाते हुए आम आदमी तक अपना इल्म पहुँचाए, और उससे उनको फ़ायदा क्या होगा फाइनेंशियली भी और अल्लाह की तरफ से भी? तो उनके लिए मुझे मेरा यही मशवरा है कि देखिए थोड़ा सा हमें ये जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है, पहले तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर हम देखें आउटडेटेड है एक किस्म से ना। जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ होती है और जो स्टूडेंट्स को या जो आदमी को बाद में लाइफ में फेस आती है चीज़ें, उसमें इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो पहले तो इसमें भी चेंजिंग की ज़रूरत है, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो मिले। दूसरी बात है कि इजाफी तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मतलब लोगों को इंटरनेट की और कंप्यूटर की इसका सही इस्तेमाल बच्चों को जो है वो होना चाहिए, स्कूल्स के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत लाजमी है बच्चों के लिए। तो मैं जो मेरे जो वो है अपने लेक्चर्स है, या जो अगर मैं कर सकता हूँ पर्सनली, अगर लोगों को बता सकूँ, या कुछ और ऐसे कोई शॉर्टकट टेक्स्ट समराइज़ करूँ एक छोटी सी चीज़, जैसे कोई ई बुक या कोई छोटी सी कोई कोर्स कंबाइन किसी एक का बना के, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक शॉर्ट उसमें दे दूँ,
तो उससे मैं मतलब ये हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, और ये हेल्प ऑनलाइन भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि एक जगह पे जाके कि यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड, जैसे आपने किया है बुक्स वगैरह और वीडियोज़ वगैरह। तो उससे ये कि लोगों को ये देना कि भाई आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी काम कर सकते हैं, और दूसरा अपना जो कोई अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और एक इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो इन तमाम जो आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं, 4 लाख इनकी टीचर्स, और जो अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी यहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये तमाम लोग जो है रिस्पेक्टेबल लोग, ये जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर इसमें हमें 20% लोग भी इस तरफ आ जाएं, 20%, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो समझता हूँ अगर 1% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनको यूडेमी क्या, हाँ यूडेमी क्या चीज़ है, ये ज़रा लोगों को बताएं कि यूडेमी या ऑनलाइन पढ़ाने की जो प्लेटफॉर्म। यूडेमी एक मार्केट प्लेस है, ये भी आप इसको कह सकते हैं, या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, जहाँ पे टीचर्स जो है वो अपना कोर्स बना के पब्लिश कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टीचर बनने के लिए वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आपका कोर्स बन जाता है, अच्छा कोर्स बनाने से पहले वो आपको टिप्स देते हैं कि भाई कोर्स कैसे बनाना है, उसमें ऑडियो कैसे होनी चाहिए, वीडियो कैसे होनी चाहिए, कैसे आप उसको स्ट्रक्चर कैसे रखिए, उसका आउटलाइन कैसे बनाए, ये सारे टिप्स उन्होंने आपके लिए बनाए हैं। उन्होंने सारे जितने भी वो पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा उन्होंने बना के आपको दे दिया है। उनका एक ऑफिशियल कोर्स भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप वॉच कर सकते हैं फ्री में, मतलब है कि वो ज्वाइन करके उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है कैसे कोर्स बनाना है, फिर पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश करने के बाद मार्केट कैसे करना है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है उसमें। यानी कि आपको ये सारे, सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। आपको कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 दिन लगाने चाहिए स्टडी करने पे कि ये पूरा कैसे काम करता है। उसके बाद आप अपना कोर्स बना लें, ठीक है। और इसमें खर्चा आपका क्या आएगा, आपको एक माइक चाहिए होगा, एक छोटा सा कोई कैमरा जो कि लैपटॉप में होता है बाकायदा, अगर नहीं है तो 500-1000 रुपये का कोई जो नॉर्मल वेब कैम है वो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन वेब कैम की फेस वाली वीडियोस आपको नहीं बनानी पड़ती, आपको सिर्फ अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर आप एक आधा वीडियो ऐसे बनाना चाहते हैं इसमें आपका फेस भी नजर आए, तो उसके लिए आपके पास कोई छोटा मोटा कैमरा होना चाहिए। नहीं कि आपकी टोटल 2-3 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, ठीक है। और कोर्स जब आप क्रिएट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं तो udemy.com पे इस वक्त 8 मिलियन स्टूडेंट्स है रजिस्टर्ड जो कोर्सेज परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 8 मिलियन 80 लाख स्टूडेंट्स है, तो ये आपका कोर्स 80 लाख को डायरेक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद नए जो आ रहे हैं और जो आप अगर लेकर आएंगे किसी को देंगे कि यार ये मेरा कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेलकम, तो वो अलग से है। तो ये जब कोर्स पर कोई बाय करता है डायरेक्ट यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे तो 50% पैसे उनके होते हैं। आपने अगर कोर्स कोई, मतलब आपने अपने कोर्स का कोई प्राइस रखा हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि मैं $20 का सेल करना चाहता हूँ, 2000 रुपये का सेल करना चाहता हूँ, तो अगर यूडेमी से कोई उसको ज्वाइन करता है डायरेक्टली तो 1000 रुपये यूडेमी का होगा, 1000 आपका होगा एज ए टीचर। और फ्री में भी आप रख सकते हैं कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप वो पढ़ा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है वहाँ पे। और 2000 में 1000 उनके होंगे, 1000 आपके होंगे। अगर कोई और प्रमोट करता है, जैसे कोई थर्ड पर्सन, यूडेमी और आप जो है वो तो आपकी तो पार्टनरशिप है, कोई थर्ड पर्सन उसको प्रमोट करता है आपके कोर्स को और उससे कोई बंदा ज्वाइन करता है कोर्स को, फिर 25% आपको मिलेंगे, 25% यूडेमी को मिलेंगे और 50% उस तीसरे बंदे को जो कि वो कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटर। और अगर आप अपना कोई स्टूडेंट लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब में आपने उसकी कोई इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी कि यार मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ, इसका फुल कोर्स यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपनी वेबसाइट पे अगर इस तरह कोई वीडियो या पोस्ट डाल दें, वहाँ से अगर कोई ज्वाइन करता है, आपका एक कूपन कोड आप क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए यूनिक लिंक, उससे अगर कोई आता है तो 100% पैसे आपके, यूडेमी आपसे एक रुपये नहीं लेता उसके, 100% आपके, क्योंकि यूडेमी कहते हैं आप लेकर आओ, लोग अपने पैसे सारे आप रखो। अलबत्ता यूडेमी के प्लेटफॉर्म से अगर कोई ज्वाइन करते तो 50%। तो इस तरह आपके स्टूडेंट्स बढ़ते रहते हैं। अब स्टूडेंट आया, उन्होंने कोर्स को वॉच करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर एक ओ लेवल का टीचर है या एक सोशल स्टडीज़ का टीचर है, वो उर्दू में सोशल स्टडीज़ पढ़ाना चाहता है, अभी तो वो 50 बच्चों को पढ़ाती है टीचर या पढ़ाता है टीचर, अब वो अगर कोर्स ऑनलाइन बना के लगा देगा उर्दू में, तो उससे उसको आमदनी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल उर्दू में हो सकती है भाई। एक चीचा वतनी में एक टीचर है, बहुत अच्छी, वो समझती है अपने आप को, वो सोशल स्टडीज़ 9th क्लास की पढ़ा देती है। अब वो
सोशल स्टडीज़ पूरे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, कहीं से भी तो उसकी क्या वो आमदनी कमा सकती है वो सोशल स्टडीज़ की टीचर? वही तो अभी जो सोशल स्टडी आप चिच्चावतनी की आपने तो अब 1000 रुपये में या 500 रुपये में वो कोर्स बेच सकती है अपना? बिल्कुल बेच सकती है, 10,000 में भी बेच सकती है। तो 1000 रुपये में अगर जितना वो कोर्स समझती बेचती है, हाँ, जितना वो समझती है कि इतने वैल्यू है इस कोर्स की, ठीक है, पढ़ा तो वो रही है, हाँ, लेकिन वो 1000 लोगों को अगर पढ़ा दे हाँ, तो 1 लाख रुपए बन गया। बिल्कुल 1 लाख रुपए बन गए। दूसरी बात यह कि चिच्चावतनी में अगर वो है तो उसकी वहाँ पे अगर फिजिकली रीच की बात की जाए तो थोड़ी बहुत रीच है। अगर यहाँ पे वो कोर्स करती है तो उसका मतलब है कि सारे पाकिस्तान और साथ में इंडिया और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, अगर उर्दू का कोर्स है तो रीच उनकी इतनी बढ़ गई है, ठीक है। एक आदमी सऊदी अरब में बैठा हुआ है, हाँ, वहाँ पढ़ना चाहता है, बिल्कुल भी पढ़ सकता है उसको बच्चा। भी बिल्कुल गर्व, ये दोनों की ने वो है कन्वेंस है दोनों के लिए, मतलब है कि टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट अपने घर में बैठा हुआ है, कंप्यूटर खोल के वो चीज़ को पढ़ रहा है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उसका टाइम भी बच रहा है, और जब उसका दिल चाहे उस वक्त वो देख सकता है। और टीचर जो है ये है कि उसको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, और एक बार टीचर जो है बार बार हम पढ़ाते हैं ना अगर फिजिकली, तो उसमें रोज़ आपको पढ़ाना पड़ता है। इसमें एक बार आपने सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक पूरा जो है वो एक तरतीब से बना के आपने कोर्स बना दिया, अब बाद में ये कि आप उसमें अपडेट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो जो टीचर है, जो लाखों टीचर पाकिस्तान में रहते हैं या लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे टीचर की नौकरी दिला दो, तो वही कम से कम जाके ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे तो उनकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आना शुरू हो जाएगी, बल्कि इतनी ज़्यादा आमदनी होगी। और आपने उसी आमदनी से 1 करोड़ रुपए पिछले साल कमाए। पिछले साल बिल्कुल मैंने कमाया। और मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक और जो अभी आपने बात की मेरे हवाले से, जो हम चलते हुए आ रहे थे, कि टीचिंग का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं कुदरती बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी कि इतना शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि बस मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी को बताता हूँ कि यार ये चीज़ ये इस तरह होगी ना। तो इस चीज़ का मुझे शौक़ था और इसी चीज़ को मैं आके लेके आगे चल रहा हूँ, और अभी तक जो मैंने किया है वो इसी चीज़ से आया है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, शौक़ हो, वो चीज़ आप करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी। अगर मैं कोई और चीज़ के पीछे भागता, और मैं भागा भी हूँ, ये ऑनलाइन काम में और चीज़ों इसमें मैं फेल हुआ, फिर मैंने कहा कि ये चीज़ चूँकि इससे आप प्यार करते हैं, इसको आगे लेकर। हालांकि मेरी इंग्लिश भी इतनी हालांकि वीक थी, अब आप खुद देखो कि मेरे 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं यूडीमी पे, उसमें से 40% यूएसए के हैं, वहाँ पे मुझे दिखा रहा होता है ना कि कितने % किस मुल्क से हैं। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पढ़ा, हाँ अमेरिका में, और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे यूके है, चौथे नंबर पे कनाडा है, 5वें नंबर पे रशिया है। तो अब ये है, अब बताओ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती, उनको कैसे समझ आ रही है, एक बात है। लेकिन ये कहने का मकसद है कि कोशिश, इंग्लिश बहुत कोई अच्छी नहीं है, और आप एक बिरयानी वाले थे, और उस बिरयानी वाले से अब आप टीचर बन गए और अब आपसे अंग्रेज पढ़ रहे हैं। अंग्रेज पढ़ रहे हैं, और अंग्रेज जो फीडबैक दे रहे हैं अंग्रेज, उसको मैं देख के वो हैरत हो जाती है। मैं बोलता हूँ यार मैं हर इंसान को अपना काम अच्छा नहीं लगता, ये कुदरती सी बात है, दूसरे को अच्छी लगती है, क्योंकि वो उसके लिए वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपको तो आ रही होती है। अब अंग्रेज लंबा चौड़ा वहाँ पे रिव्यू लिख देते हैं, 5 स्टार 5 स्टार देते हैं, मैक्सिमम 5 है ना, तो वो लिख लेते हैं कि दिस इज द बेस्ट कोर्स आई हैव एवर सीन ऑन यूडेमी और ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो उस तरह के रिव्यू जब आप देख लेते हो, और बंदा होता है बिल्कुल नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है, तो जब आप देख लेते तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपको लगता है कि वाकई आप चेंज लेकर आ गए हो दुनिया में। आखिरी अल्फाज कुछ अगर आप कहना चाहें कंक्लूड करने के लिए? हाँ, तो कंक्लूड के लिए ये है कि मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कुछ भी मुमकिन है दुनिया के अंदर, अगर आप लर्निंग के हवाले से कहे, नॉलेज हासिल करने के हवाले से कहे, अर्निंग के हवाले से, किसी भी चीज़ को, कोई भी आप अगर सक्सेस लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए मतलब है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। और इसके लिए आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। फेलियर से ना घबराएं, फेलियर जो है वो आते रहते हैं लाइफ में। जो आप एक बार अगर फेल हो गए तो उसको आप वर्जन 10 का नाम दे दें, दूसरी बार फेल हो गए 20, 10वें वर्जन पे, जब 10वें ट्राई पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाएगी चीज़, ठीक है। लेकिन आपने ये छोड़ना नहीं है कि भाई वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। दूसरा है, बीच में आपने थोड़ा सा सब्र, ये जो मैंने खुद ये चीज़ें सीखी, मुझे लोग बोलते थे यार सब्र, ये मैं बोलते ये पागल है लोग, सब्र क्या मतलब, सब्र कैसे करेगा बंदा, और मिस्टेक से कौन कैसे सीख सकता है, ये मैं कभी जहन में, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था। और फेलियर के बाद सक्सेस कैसे मिलता है, ये मैंने कहा ये भी अजीब बात है।
लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ खुद हुई। और सक्सेस के लिए फेल होना ज़रूरी है, और मिस्टेक से जो है आप जिस मिस्टेक से आप नहीं सीखे समझ लो मिस्टेक ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सब्र आपने करना है, क्योंकि एक रिजल्ट हो सकता है कि आज आपको ना मिले, लेकिन 3 महीने बाद वो रिजल्ट ऐसा रिजल्ट होगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि मैं टीचिंग तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, और जिस साल मैंने टीचिंग की नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो कोर्सेज पुराने वाले हैं। जो 1 करोड़ मैंने कमाया है वो पुराने कोर्सेज है जो मैंने 2014 में बनाए थे, समझ दो। यानी पिछले साल में सिर्फ घूमता रहा, इधर वेस्ट किया टाइम, मलेशिया, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, लाहौर जाओ, कश्मीर जाओ। नहीं, एक बात मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने कोई लर्निंग और काम जो होता है ना, वो मैंने ज्यादा नहीं किया 2015 में। उस साल मुझे ऐसा रिजल्ट आया, तो ये क्या था? सब्र, अपॉर्चुनिटी के लिए वो। तो ये चीज़ मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे तो उसके लिए सब्र, और फेल हो जाए तो उससे घबराए नहीं, ठीक है। और अपने मिस्टेक से सीखे कि पिछली बार आपने कोई मिस्टेक की थी तो उससे सीखे आगे अगली चीज़ बेहतर बनाए। और इंटरनेट जो है वो दुनिया में इनकलाब लेकर आया है। मैं इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। अगर इंटरनेट ना होता तो मैं आज भी जो है बिरयानी बेच रहा होता, या कहीं भी सब्ज़ी बेच रहा होता, या कुछ बेच रहा होता, क्योंकि इंटरनेट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इंटरनेट में आपके पास दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़, दुनिया भर का नॉलेज जो है आपके कंप्यूटर में जो है वो आपके पास मौजूद होता है। जस्ट आपके हाथ हिलने की देर है और कोई भी चीज़ आप चाहें आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो आप ये ना घबराए कि भाई आप कुछ नहीं सीख सकते या कोई मौजूद नहीं है कोई चीज़। एवरीथिंग जो है सब कुछ आपके कंप्यूटर में मौजूद है। इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है वो सारा कुछ मौजूद है। तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक वो है, समझ लो कि एक दरिया है जिसमें से जितना आप चाहें तो अपने उसमें डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वली। थैंक यू वेरी मच।